नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की रात कुछ अलग है क्योंकि आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस शख्स का नाम है प्रेम सिंह और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। तो चलिए ये कहानी प्रेम सिंह जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं पिछले 20 साल से बस चला रहा हूँ। मेरा ज्यादातर समय उत्तराखंड की खतरनाक और घुमावदार सड़कों पर बीता है। पहाड़ों पर बस चलाना सिर्फ नौकरी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बात लगभग 10 साल पहले की है। मैं तब एक नई बस चलाता था और नई बस चलाने का अपना ही मजा था। मेरे साथ मेरा कंडक्टर था जिसका नाम दिनेश था। दिनेश बहुत हंसमुख और मेरा कहना मानने वाला लड़का था। हमारा रोज का एक रूट था जिस पर हम सवारियां लाते ले जाते थे। एक दिन हमेशा की तरह बस स्टैंड पर हम सवारियों का इंतजार कर रहे थे। बस पूरी भर चुकी थी, लेकिन दिनेश अचानक गायब हो गया। मैंने हॉर्न बजाया, फिर भी वो नहीं आया। मुझे गुस्सा आने लगा। तभी मैंने साइड मिरर में देखा, दिनेश किसी आदमी से बात कर रहा था। जब दिनेश बस में आया तो मैंने नाराज होकर पूछा, तुम्हें हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देती क्या? दिनेश ने कहा, माफ करना उस्ताद, मैं तो एक आदमी से बात कर रहा था। बात हमारे फायदे की थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। मैंने पूछा, कैसा फायदा? दिनेश ने बताया, उस्ताद, वो आदमी पास के एक गांव का है। उसके बेटे की शादी है और वो बारात हमारी बस से ले जाना चाहता है। मैंने उसे कल आपसे बात करने को कहा है। वो कह रहा था कि पैसों की फिक्र मत करना, जितने लगेंगे वो देगा। मुझे लगता है उस्ताद, हमें ये काम ले लेना चाहिए। मुनाफे की बात सुनकर मैं भी मान गया। अगले दिन वो आदमी फिर आया। मैं उसे लेकर पास के ढाबे पर गया। दिनेश वापस सवारियों के पास चला गया। मैंने उस आदमी से पूछा, बताइए भाई साहब, क्या बात है? उस आदमी ने कहा, मेरे बेटे की शादी है और बारात को एक दूर के गांव देववन जाना है। मुझे आपकी बस बहुत पसंद आई है और हमने आपकी तारीफ भी बहुत सुनी है। मैंने उस गांव की दूरी बताकर ज्यादा पैसे मांगे। वो आदमी तुरंत मान गया। पैसों की कोई चिंता नहीं है, आप बस बारात ले जाने को तैयार हो जाओ। बात पक्की हुई कि 3 दिन बाद हम बारात लेकर गांव देववन की ओर निकलेंगे। मैं उस वक्त खुश था, पर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। जब हम बस लेकर आगे निकले तो मैंने दिनेश से पूछा, तो बारात पक्की हो गई है? दिनेश ने कहा, जी उस्ताद, लेकिन एक बात है। मैंने पूछा, क्या? दिनेश बोला, उस्ताद, इस बार आपको अकेले ही जाना होगा। मैं हैरान हुआ, अकेले क्यों? तुम कहां जाओगे? दिनेश ने बताया, उस्ताद, जिस गांव देववन में ये बारात जा रही है वो मेरा ही गांव है। मुझे आज ही पता चला। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे पिताजी और 2 छोटी बहनें हैं। हमारे गांव में जिसकी शादी है वो हमारे रिश्तेदार हैं। पिताजी अकेले सब संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए मुझे परसों ही निकलना होगा। दिनेश के पिताजी का नाम किशन लाल था, जो गांव में किशन काका के नाम से मशहूर थे। मैंने उनसे 2-3 बार मिला था। मैंने दिनेश से कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं बारात ले आऊंगा। 3 दिन बाद दिनेश अपने गांव निकल गया और मैं बारात लाने के लिए तैयार हो गया। मैं बस लेकर दूल्हे के घर पहुंचा। जिस समय का वादा था मैं उससे पहले पहुंच गया, पर बारात चलने में बहुत देर कर रही थी। मैंने दूल्हे के पिता से पूछा, भाई साहब, बारात कब निकलेगी? उन्होंने कहा, बस 1 घंटा और, रात का ही तो सफर है, आप आराम से बैठो। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं उस रास्ते से पूरी तरह अनजान था। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, बारात में कई लोग हैं जो रास्ता जानते हैं, कोई न कोई आपको रास्ता दिखा देगा। शाम 5 बजे के करीब बारात आखिरकार निकली। हमें देववन गांव तक पहुंचने में करीब 4 घंटे लगने वाले थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सड़क एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी या रोशनी नहीं थी, बस हमारी हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं।
4 घंटे का सफ़र पूरा होने के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां बारात को उतरना था। मैंने बस साइड में लगाई। मैंने उस लड़के से पूछा जिसने रास्ता दिखाया था, गांव कहाँ है? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। लड़के ने कहा, उस्ताद जी, गांव यहाँ से नीचे की तरफ जंगल में है, वहाँ तक बस नहीं जा सकती, हमें 20-25 मिनट पैदल चलना होगा। मैंने बस लॉक की और बारात के साथ पैदल ही नीचे गांव की ओर चल पड़ा। गांव में हमारा स्वागत हुआ। वहाँ मुझे दिनेश और उसके पिताजी किशन काका मिले। किशन काका ने मेरा हालचाल पूछा और कहा, बेटा तुम बहुत थक गए होगे, खाना पीना खाकर रात को हमारे घर सोने आ जाना। मैंने हामी भर दी, पर कुछ ही देर बाद मेरा मूड खराब हो गया। बारात के कुछ लोग शराब पीकर मुझे जानबूझकर परेशान करने लगे। मैंने उन्हें समझाया, पर शराब के नशे में वो हाथापाई पर उतर आए। मुझे अपनी हिफाजत के लिए उनमें से 1-2 पर हाथ उठाना पड़ा। दूल्हे का पिता आया और उल्टे मुझे ही गलत कहने लगा। आपकी गलती है, आपने इन्हें क्यों मारा? मैं बहुत गुस्से में था। मैंने कहा, ठीक है, मेरी गलती है तो मुझे गलत समझो, मेरे जितने पैसे बनते हैं वो दे दो, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। बहस हुई, पर फिर कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद उसने मुझे मेरा पैसा दे दिया। मेरा कंडक्टर दिनेश भी वहीं था। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि उस्ताद इतनी रात को मत जाओ, आज रात रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने उसकी एक न सुनी। किशन काका अपने घर जा चुके थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। मैंने दिनेश से कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं पैदल ही ऊपर अपनी बस की तरफ चल दिया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। करीब आधे घंटे पैदल चलकर मैं बस के पास पहुंचा। मैं हाँफ रहा था और गला सूख चुका था। बस में पानी की बोतल भी नहीं थी। मुझे अब जल्दी से वहां से निकलना था, पर बस को मोड़ना मुश्किल था, इसलिए मुझे बस को थोड़ा आगे ले जाना पड़ा ताकि खुली जगह मिले। लगभग आधा किलोमीटर आगे जाकर मुझे एक खुली जगह दिखी। वहां पर एक पानी का छोटा सा झरना भी था। झरने से पानी निकलता देख मेरी प्यास बहुत बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बस की हेडलाइट्स मोड़ी, मैंने झरने के पास कुछ देखा। मैं देखकर हैरान रह गया। इतनी रात को लगभग 12 बजे वहां 4 लोग खड़े थे। 2 आदमी सफेद कपड़े पहने और 2 औरतें काले कपड़े और घूंघट में। वे बिना किसी बर्तन के एकदम चुपचाप खड़े थे। सर्दियों की इतनी ठंडी रात में यहाँ क्या कर रहे थे, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने सोचा, छोड़ो, मुझे इनसे क्या लेना देना, मुझे तो बस प्यास बुझानी है। मैंने बस मोड़कर साइड में लगाई और पानी पीने के लिए नीचे उतरा। बस से उतरते ही मैं सीधा झरने की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं उनके करीब जा रहा था, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। मुझे लगा जैसे अचानक बहुत तेज ठंड लग गई हो, पर यह एहसास किसी आम ठंड का नहीं था। फिर मुझे एक अजीब सी गंदी बदबू आने लगी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज हो। मुझे लगा ये लोग कितने अजीब हैं कि इतनी बदबू में यहाँ चुपचाप खड़े हैं। लेकिन एक बात थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा। वो चारों एकदम चुपचाप खड़े थे और उनके हाथ में पानी भरने के लिए कोई बर्तन नहीं था। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे थे? जब मैं उनके बहुत करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वे सब मुझे बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे उन्होंने बहुत समय से किसी इंसान को देखा ना हो। उनकी आंखें मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। मैंने खुद को संभाला और उनसे कहा, भाई साहब, मुझे प्यास लगी है, क्या आप लोग थोड़ा साइड हो जाएंगे ताकि मैं पानी पी सकूं? मेरी बात सुनकर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चारों वहीं जमे रहे। मैंने दोबारा कहा, पर इस बार भी कोई नहीं हिला। तभी मुझे उन पर शक होने लगा कि ये लोग आम इंसान नहीं हैं। जब मैंने तीसरी बार कहा तो काले कपड़ों में लिपटी वो 2 औरतें साइड में हट गईं। मेरे हाथ में मोबाइल था जिसकी फ्लैशलाइट से मैं रास्ता देख रहा था। मैं तुरंत आगे बढ़ा और झरने से पानी पीने लगा। पानी पीते पीते मेरी नज़र अचानक उन दोनों औरतों के पैरों पर पड़ी। जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरे शरीर की पूरी जान निकल गई। उन दोनों औरतों के पैर उल्टे थे। उनका शरीर आगे की तरफ था, पर उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैंने बचपन में बूढ़े लोगों से और कहानियों में सुना था कि चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। मेरा डर अब साफ सच बन चुका था।
मेरी प्यास एक पल में मर गई और मेरे पैर थर थर कांपने लगे। मैं समझ गया कि मैं जिन लोगों के बीच खड़ा हूं वे इंसान नहीं हैं। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर इन्हें पता चला कि मैं इनकी सच्चाई जान गया हूं तो ये मुझे नोच कर खा जाएंगे। मैंने सोचा मुझे इन्हें जताना नहीं है। मैं चुपचाप यहाँ से बस तक जाता हूँ और उन्हें ऐसा दिखाता हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चला। डर के मारे मेरे चेहरे पर पसीना आ गया था, इसलिए मैंने तुरंत झरने का ठंडा पानी अपने चेहरे पर मारा ताकि वे मेरा डर ना देख पाएं। पानी पीने का नाटक करते हुए मैंने उनसे कहा, मेरी प्यास बुझ गई, आप लोग भी पानी पी सकते हैं। ये कहकर मैं पूरी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपनी बस की तरफ चलने लगा। मुझे हर कदम पर लग रहा था कि अभी पीछे से कोई मुझ पर झपटेगा। शुक्र है मैं सही सलामत बस तक पहुंच गया। मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने तुरंत बस की खिड़की खोली और अंदर चढ़ते हुए खुद से कहा, प्रेम, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग। मैंने जल्दी से चाबी घुमाई और बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार कोशिश की, पर इंजन में कोई हरकत नहीं हुई। मेरी घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि वहां ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं था। तभी मुझे बस के अंदर वही गंदी सड़ी हुई बदबू आने लगी जो झरने के पास आ रही थी। और फिर मुझे बहुत धीमे हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे 2 औरतें आपस में धीमी धीमी हंसी मजाक कर रही हों, और वो हंसी मेरे साइड से आ रही थी। मैं एकदम अपनी नजरें खिड़की की तरफ ले गया, जहां कंडक्टर की सीट थी। जैसे ही मैंने साइड में देखा, मेरी आंखें फटी रह गईं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रूह कांप उठी। कंडक्टर की सीट पर कोई और नहीं बल्कि वही दोनों औरतें बैठी थीं जिन्हें मैंने अभी झरने के पास देखा था। वे दोनों अब जोर जोर से भयानक तरीके से हंसने लगीं। मैं एकदम समझ गया कि ये चुड़ैलें हैं और ये कहीं भी आ जा सकती हैं। अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत बस की खिड़की खोली और बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ कूद गया। बस से कूदकर मैं जमीन पर गिरा, पर तुरंत उठा और सड़क पर आगे की तरफ तेजी से भागने लगा। मैं चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे इन चुड़ैलों से बचाओ। लेकिन उस सुनसान सड़क पर मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी दूर भागने के बाद अचानक मेरे पैरों में कुछ रस्सी जैसा लिपटा महसूस हुआ और मैं धड़ाम से सड़क के बीचों बीच गिर गया। डर के मारे मैंने पीछे मुड़कर देखा। इस बार जो मैंने देखा वो मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। मुझे अब वो दोनों आदमी भी नजर आए जो झरने के पास खड़े थे, लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। वे पूरी तरह से भयानक प्रेत बन चुके थे। उनकी आंखें आग में जलते अंगारों की तरह लाल थीं और उनके चेहरे कटे फटे थे। वे दोनों मेरी तरफ देखकर बहुत अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान दहशत भरी थी। कुछ ही देर में वो दोनों चुड़ैलें भी वहां पहुंच गईं। इस बार उन्होंने अपने घूंघट खोल दिए थे। उनका चेहरा और भी ज्यादा भयानक था। उनके चेहरे की चमड़ी पूरी तरह से निकली हुई थी, जैसे किसी ने खाल उतार दी हो। उनके शरीर पर चमड़ी नहीं थी। उनके दांत लंबे थे, नाखून भयानक थे और उनके सफेद लंबे बाल हवा में उड़कर उन्हें और खौफनाक बना रहे थे। उनकी आंखें बिना किसी पुतली के पूरी तरह से सफेद थीं। मैं डर के मारे सड़क पर पड़ा हुआ था और अपनी जिंदगी के लिए उन प्रेतों और चुड़ैलों से भीख मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरी भीख का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक प्रेत ने मेरी एक टांग पकड़ी और मुझे घसीटता हुआ वापस झरने की तरफ ले जाने लगा। बाकी सब भयानक तरीके से हंस रहे थे। मैं जोरों से चिल्ला रहा था और भगवान से दुआ कर रहा था, हे भगवान, मुझे बचा लो। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। मैंने लगभग हिम्मत हार दी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो प्रेत जिसने मेरी टांग पकड़ी हुई थी, उसने मेरी टांग एकदम से छोड़ दी और डरकर पीछे की तरफ भागने लगा। और उसी पल मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, बेटा खड़े हो जाओ और जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। मैं तुरंत खड़ा हुआ और पीछे देखा। मेरे सामने किशन काका खड़े थे।
हाँ, वही दिनेश के पिताजी। किशन काका को देखकर मेरे अंदर जीने की एक उम्मीद जागी। मैं भागकर उनके पीछे आ गया। उन्होंने तुरंत अपने हाथ से एक माला निकालकर मुझे दी और कहा, जल्दी से इसे पहन लो। मैंने तुरंत उनकी बात मानी और माला पहन ली। किशन काका ने अपने पास रखी विभूति, भस्म उन प्रेतों और चुड़ैलों पर छिड़की। विभूति उन पर पड़ते ही वे सभी चीखते हुए वहां से भाग गए और अंधेरे में गायब हो गए। किशन काका ने मुझसे कहा, चलो बेटा, अब जल्दी से अपनी बस को यहां से आगे बढ़ाओ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से बस में चढ़ूं। किशन काका ने मेरी हालत देखी और कहा, डरो मत, तुमने ये माला पहन ली है, इस पर मंत्र पढ़ा हुआ है, अब वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जल्दी करो। मैंने बस में चाबी लगाई और इस बार मेरी बस एक ही कोशिश में स्टार्ट हो गई। किशन काका भी बस में चढ़ गए। थोड़ा आगे जाने के बाद किशन काका ने मुझसे बस रोकने को कहा। यह वही जगह थी जहां हमने बारात को उतारा था। उन्होंने कहा, अब इस सड़क पर रात में सफर करना ठीक नहीं है, चलो मेरे घर। मैं उस रात के सदमे में था और उनसे मना नहीं कर पाया। मैं उनके साथ वापस गांव में उनके घर चला गया। किशन काका के घर पहुंचकर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें दिनेश ने उस रास्ते के बारे में कुछ बताया नहीं था क्या? मैंने पूरी बात बताई। उसने कहा था कि इस वक्त वापस जाना ठीक नहीं है, पर मैं गुस्से में था और उसकी एक नहीं सुनी। मुझे अब इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। किशन काका ने गहरी सांस ली और बोले, शुक्र मनाओ कि तुम बच गए। अगर मैं सही समय पर ना आता तो तुम उन प्रेतों का शिकार हो जाते। ये तो शुक्र है कि दिनेश मेरे पास दौड़ता हुआ आया और बताया कि उस्ताद अकेले ही अपनी बस की तरफ चले गए हैं। मुझे पता था कि तुम बस मोड़ने के लिए आगे गए होगे और जरूर उनके हाथ लगोगे। मैंने तुम्हारी चीखों से पता कर लिया था कि तुम मुसीबत में हो। उस पल मैं किशन काका के सामने साष्टांग लेट गया। उस रात वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। अगर वो ना होते तो शायद ये कहानी आज आप तक ना पहुंच पाती। मैंने वो पूरी रात किशन काका के घर पर ही गुजारी। अगले दिन सुबह जब मैं अपनी बस की तरफ निकला तो दूल्हे का पिता, जिसके लड़के की शादी थी, मुझसे मिलने आया। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपसे लड़ाई हुई। हमारे ही लोग शराब के नशे में थे। आप हमें माफ कर दीजिए और सब कुछ भूलकर इस बारात को वापस लेकर चलिए। मैं आपको अलग से पैसे दूंगा। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था उसकी बात मानने को, लेकिन तभी किशन काका वहां आ गए और उन्होंने मुझे समझाया, बेटा प्रेम, जिस गांव देववन में तुम बारात लाए थे वो इलाका पुराने समय से ही रहस्यों से भरा है। वो झरना जिसके पास तुम रुके थे वो सिर्फ पानी का चश्मा नहीं है। बहुत साल पहले जब उस रास्ते पर काम चल रहा था तो वहां 4 लोगों की भयानक मौत हो गई थी। वो 2 आदमी और 2 औरतें जिन्हें तुमने देखा था वो उसी दुर्घटना के शिकार थे। वे चारों उस जगह पर बेहद क्रूर तरीके से मारे गए थे। उनका दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाया था, इसलिए उनकी आत्माएं उसी झरने के पास भटकती रहती हैं। लोगों का मानना है कि वहां की रात उनकी राजधानी बन जाती है। मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों निशाना बनाया? और वो चुड़ैलें, उनके पैर उल्टे क्यों थे? किशन काका ने बताया कि जब तुम अकेले इतनी रात को बिना किसी डर के उनके इलाके में गए तो तुमने उन्हें बुलाने जैसा काम किया। उनका मकसद नए शिकार को फंसाना होता है। वो औरतें जिन्हें तुम घूंघट में देख रहे थे वो अपनी भयानक शक्ल छुपाने की कोशिश करती हैं और उल्टे पैर उनकी सबसे बड़ी पहचान होते हैं। वे अपना रूप बदल सकती हैं पर अपने पैरों का सच नहीं छुपा सकती। जहां तक तुम्हारी बस का सवाल है प्रेम, प्रेत शक्ति किसी भी मशीन को रोक सकती हैं। वो तुम्हें अकेला पाकर तुम्हारी जान लेना चाहते थे। किशन काका ने फिर कहा, शुक्र है बेटा मैंने अपने पिता से कुछ पुराने मंत्र और ताबीज बनाना सीखा था। दिनेश ने सही समय पर मुझे बताया कि तुम गुस्से में अकेले निकल गए हो, वरना आज शायद ये कहानी तुम किसी को सुनाने के लिए जिंदा न बचते। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे फिर खड़े हो गए।
मैंने मन ही मन दिनेश का और किशन काका का बार बार धन्यवाद किया। बारात को सकुशल वापस छोड़ने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं कभी भी किसी अंधेरे और अनजान रास्ते पर रात के समय अकेले सफर नहीं करूंगा। मैंने अपनी उस पुरानी प्राइवेट बस को बदल दिया और अब भी मैं बस चलाता हूं, लेकिन उस रात की घटना ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मैंने दिनेश को हमेशा के लिए अपना कंडक्टर रखा। हमने साथ काम किया और हर मुश्किल रास्ते पर एक दूसरे का साथ दिया। किशन काका मेरे लिए एक पिता और गुरु बन गए। मैं हमेशा उनकी इज्जत करता रहा। उनकी दी हुई माला हमेशा मेरे गले में रही और फिर कभी मेरे साथ वैसी कोई खौफनाक घटना नहीं हुई। किशन काका को नमन। आज अगर मैं जिंदा हूं और आपको ये कहानी सुना पा रहा हूं तो ये सब किशन काका की बदौलत है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज किशन काका हम लोगों के बीच नहीं है। आज से 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन वो आज भी मेरी यादों में, मेरी हर यात्रा में एक रक्षक के रूप में जिंदा है। उस भयानक रात का सच ये है कि कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर विज्ञान भी जवाब नहीं दे पाता, और उन घटनाओं में हमें बचाने के लिए कोई फरिश्ता या कोई साधारण इंसान भगवान बनकर आ जाता है। मेरे लिए वो इंसान किशन काका थे। तो दोस्तों, ये थी बस ड्राइवर प्रेम सिंह के जीवन की वो खौफनाक दास्तान जिसे सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।